दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपना नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मेडिकल और पैरामेडिकल जितने भी कोर्सेज होते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं कॉमन सब्जेक्ट है। सभी कोर्सेज में ये जो सब्जेक्ट है वो आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है अपने एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अपने जो क्लिनिकल फील्ड है उसकी दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये अपना जो सब्जेक्ट है शुरू करते हैं और आज अपनी पहली क्लास में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन अपन डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी का मीन्स क्या होता है और फिजियोलॉजी का मीन्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। एनाटॉमी, ठीक है ना। एनाटॉमी, तो एना का मीन्स हो गया अप और टोमी का मीन्स हो गया प्रोसेस ऑफ कटिंग। यानी एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जो बाहर से जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ऊपर से जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो कहीं ना कहीं आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको आप पालपेट कर सकते हैं, उसको आप सीन कर सकते हैं। तो ये जो अपने इसमें आएगा एनाटॉमी के अंदर आएगा। अब उन ऑर्गन का जो फंक्शंस है वो किस प्रकार बॉडी में काम करते हैं, उनकी क्या प्रोसेस रहती है, उनकी क्या फिजियोलॉजी होती रहती है, ये अपना आएगा किसमें, फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, तो अपन एक बार इनकी ब्रीफ में इसकी जो डेफिनेशन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी एनाटॉमी एक बॉडी स्ट्रक्चर का वो विज्ञान है। द रिलेशन अमंग देम, इट इज यूजली स्टडी बाय कटिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू स्टडी देयर रिलेशनशिप। यानी एनाटॉमी मीन्स जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया जाता है, उसमें उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं उनके एक दूसरे के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं वो डिस्कस किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑर्गन है जो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, मेंटेन रहता है। ठीक है ना। तो एनाटॉमी मीन्स क्या हो गया, एना मीन्स अप और टोमी मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग। वापस मैं डेफिनेशन दोहरा रहा हूं, एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशन अमंग देम, इट इज यूजली स्टडी बाय कटिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू स्टडी देयर रिलेशनशिप। तो ये जो मीन्स हो गया किसका, एनाटॉमी का। अब अपन डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी, है ना। देखो एक जहां वर्ड लॉजी है ना, LO जी भाई, ये आपको क्या इंडिकेट करेगा, टू स्टडी। यानी अपन क्या करेंगे उनमें, उस चीज का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो लॉजी मीन्स हो गया क्या, स्टडी, है ना। और वहीं अपन अगर बात करते हैं फिजियो, फिजियो का मीन्स हो गया नेचर, उसकी जो प्रकृति है, ऑर्गन की जो नेचर है कि बॉडी में किस प्रकार वो ऑर्गन है अपना जो इंपॉर्टेंट रोल, जो अपना फंक्शन है किस प्रकार अपना शो करेगा। तो डेफिनेशन देखते हैं अपन फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजी बॉडी का वह विज्ञान है जिसके अंदर फंक्शन, दैट इज द हाउ द बॉडी पार्ट वर्क। यानी अपन उसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गन है वो बॉडी में अपना किस प्रकार फंक्शन करते हैं और किस प्रकार बॉडी को वर्क कराते हैं, बॉडी को काम करवाते हैं। अपन कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसमें फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। अब मैं अगर बोल रहा हूं तो इसमें भी क्या है, एक फिजियोलॉजी है। मैं बोल रहा हूं मुंह से तो इसमें क्या है, एक फिजियोलॉजी है। ठीक है, इसमें एनाटॉमी का रोल नहीं है। ठीक है ना। तो ये अपन ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो डिस्कस कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। सीधा सीधा सिंपल भाषा में अगर अपन समझने का प्रयास करें तो एनाटॉमी क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है। अपन क्या करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर की उसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या आ गया, बॉडी के सारे ऑर्गन्स आ गए, बॉडी के सारे सिस्टम्स आ गए, अपन क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। वहीं अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी के अंदर अपन स्ट्रक्चर या ऑर्गन की स्टडी नहीं करके अपन क्या करेंगे कि वो बॉडी में जो ऑर्गन है, वो स्ट्रक्चर है बॉडी में किस प्रकार फंक्शन करते हैं, हाउ दे पार्ट वर्क बॉडी, यानी वो बॉडी को किस प्रकार वर्क करवाएंगे। ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ब्रांचेस हैं उसमें वो है एम्ब्रायोलॉजी, यानी जो लॉजी जो वर्ड है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है अपन को क्या, टू स्टडी, यानी अपन उसको चीज की क्या करनी है, अपन को स्टडी करनी है। ठीक है। तो एम्ब्रियो में सभी जानते हैं जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, उसको अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है ना। तो उसका जो डेवलपमेंट है कितना, फर्स्ट 8 वीक ऑफ
डेवलपमेंट। गर्भ में उस भ्रूण के प्रथम 8 सप्ताह तक डेवलपमेंट का जिसका अध्ययन किया जाता है उसको अपन कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, वही अपन अगर बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेज की, यानी डेवलपमेंट स्टेज अपन किसको कहेंगे, यानी एक जो व्यक्ति है जो गर्भ से लगाकर ए टू डेथ, वुम्ब, ठीक है, यानी गर्भ से लगाकर डे फर्स्ट से लगाकर उसके मृत्यु तक उस जितना भी शरीर में है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको अपन कहेंगे डेवलपमेंट स्टेज तक। यानी देखो डेवलपमेंट स्टेज मींस पहले क्या होगा, वो एम्ब्रियो होगा, है ना, फिर फीटस होगा, फीटस के बाद उसका जन्म होगा, जन्म होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो नियोनेट। ठीक है, नियोनेट में भी अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं उसके अलग अलग स्टेज की, टोडलर एज, स्कूल एज, है ना, एडोलसेंट एज, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, डेवलपमेंट स्टेज हैं, और अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज के अंदर उसकी बॉडी में भी अलग अलग जो है चेंजेस होते रहते हैं, स्ट्रक्चर भी उसके जो है डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो उसका जो अध्ययन अपन किसमें करेंगे, डेवलपमेंट स्टेज के अंदर क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, है ना। सेल बायोलॉजी यानी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, यानी अपने शरीर में जो कोशिका होती हैं उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल उसकी स्टडी किस में की जाएगी, सेल बायोलॉजी के अंदर की जाएगी। वही अपन अगर बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, तो इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, है ना, यानी हिस्टोलॉजी के अंदर जो टिश्यू होते हैं अपने बॉडी के अंदर उनकी क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी। और टिश्यू का अपन अध्ययन किससे करेंगे, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, अभी आगे चल के एक वर्ड आएगा मैक्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो अपन पहले यही देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी यानी अपन किसका अध्ययन करेंगे, टिश्यू का। ठीक है, किसके द्वारा, माइक्रोस्कोपिक। बात करते हैं अपन सरफेस एनाटॉमी, यानी देखो नाम में ही है सरफेस, है ना, बॉडी की सरफेस, जैसा अपन स्किन और हेयर हो गए, ठीक है ना। तो स्किन और जो हेयर है उसका अध्ययन अपन करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज द स्टडी ऑफ सरफेस मेकिंग ऑफ बॉडी, यानी अपन उन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करेंगे जो कि बॉडी की सरफेस को क्या करती है, मेक करती है, बनाती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इंटरनल एनाटॉमी थ्रू द विजुअलाइजेशन और पाल्पेबलेशन, ठीक है ना, यानी जो स्ट्रक्चर है जो बॉडी की सरफेस को बनाती हैं अपन उसके द्वारा ही उसको अंडरस्टैंड करके ही अपन क्या करेंगे, जो इंटरनल एनाटॉमी है उसको अपन क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, किसके द्वारा, विजुअलाइजेशन और पाल्पेबलेशन। ये जो दो वर्ड हैं आपको याद होना बहुत ही जरूरी है इस डेफिनेशन में। अगर इस डेफिनेशन में ये दो वर्ड आप यूज नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। वही अपन बात करते हैं ग्रोस एनाटॉमी। अभी मैंने बताया आपको एक माइक्रोस्कोपी और मैक्रोस्कोपी। तो ग्रोस एनाटॉमी क्या है, मैक्रोस्कोपी, यानी विदाउट यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी वे सभी स्ट्रक्चर जिनका अपन स्टडी बिना माइक्रोस्कोप से करेंगे उनको अपन किसमें स्टडी करेंगे, ग्रोस एनाटॉमी के अंदर। देख लेते हैं डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामाइंड विदाउट यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिस्टमेटिक एनाटॉमी, देखो वापस में एक दो वर्ड है बार बार दोहरा रहा हूं, कुछ जो ब्रांचेस है उनके नाम में उनका अर्थ है, उनके नाम में उनकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। ठीक है, सिस्टमेटिक एनाटॉमी यानी इट इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, यानी बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, है ना, 10 से 12 जितने भी प्रकार के सिस्टम है उनका स्ट्रक्चरली, बात अपन फंक्शनली नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली उनका क्या करना है, स्टडी करनी है। तो वो कौन सी अपन ब्रांच में करेंगे, उस ब्रांच का जो नाम है वो है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी मींस रीजन, यानी एक पर्टिकुलर बॉडी में किसी रीजन का अपन को क्या करना है, स्टडी करना है। एग्जांपल के तौर पर अपने बॉडी में जैसे कि हेड हो गया, चेस्ट हो गया, है ना, एक पर्टिकुलर रीजन का अपन को क्या करना है, स्टडी करना है। तो वो किस में अपन अध्ययन करेंगे, रीजनल एनाटॉमी के अंदर।
रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, नाम में ही है रेडियोग्राफी मींस रिलेटेड टू एक्सरेज, यानी बॉडी में अपन एक्सरेज द्वारा जिस स्ट्रक्चर का अपन अध्ययन करेंगे उसको अपन इसकी कैटेगरी में करेंगे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी की ब्रांचेस की। देखो अपन अगर एनाटॉमी की ब्रांचेस को अपन ने डिस्कस कर लिया तो फिजियोलॉजी को अपन कभी नहीं भूल सकते हैं। फिजियोलॉजी के बिना अधूरी है क्या एनाटॉमी, और एनाटॉमी के बिना अधूरी है क्या फिजियोलॉजी। को दोनों को अपन को कंपेरेटिव आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्व, है ना, नर्व मींस तंत्रिका, सभी जानते हैं आप, ठीक है ना। इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर अपनी बॉडी में जितने भी सेल्स होती है, नर्व सेल होती है, उनका अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एंडोक्राइनोलॉजी, यानी एंडोक्राइनोलॉजी सभी को पता है, एंडोक्राइनोलॉजी मींस होता है हार्मोन। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो एंडोक्राइनोलॉजी मींस क्या होता है, हार्मोन, और लॉजी मींस होता है स्टडी। सीधा सिंपल है कि हार्मोन का क्या करना है, अध्ययन करना है, तो कौन सी ब्रांचेस में करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांचेस में करेंगे। ठीक है ना। और जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं उसका किस प्रकार वो बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार उनका फंक्शन होता है, वो भी अपन करेंगे इसमें डिस्कस। अगला अपन ब्रांच लेते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। सभी जानते हैं कार्डियो मींस क्या होता है, अपना हृदय, अपना दिल, अपना हार्ट। ठीक है, वास्कुलर मींस ब्लड वेसल्स, यानी देखो हार्ट के जो स्ट्रक्चर है वो हार्ट किस प्रकार होता है, उसका वजन क्या होता है, वो कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ स्किन के बीच में होता है, ये सारी बात किसमें होगी, एनाटॉमी के अंदर। अब अपना जो हृदय है किस प्रकार बॉडी में काम करते हैं, अपने हृदय का जो बॉडी में किस क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो अपन किसमें अध्ययन करेंगे, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला अपना जो सिस्टम है वो है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सभी जानते हैं रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी बॉडी में सभी जानते हैं, एक छोटे बच्चे को भी अगर पूछोगे कि लंग्स का क्या काम है, तो क्या काम है, अपने बॉडी में श्वसन क्रिया को क्या करता है, वह मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ताकि अपनी बॉडी में जो है गैसों का जो एक्सचेंज है वो इजीली हो, O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो हो, और जो ब्लड क्या है प्योरीफाइड हो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एयर पासेज वे एंड लंग्स। एयर पासेज वे और लंग्स, यानी एयर पासेज वे क्या हो गया यहाँ पे, श्वास नली, है ना। ऐसा है नहीं भाई फेफड़ों से डायरेक्ट बॉडी में अगर बाहर हवा बाहर जा रही हो, डायरेक्ट बॉडी से अंदर फेफड़ों में हवा आ रही है, ऐसा तो है नहीं, है ना। उनके लिए कुछ पासेज वे होते हैं, कुछ पाथवे होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं, उन रास्तों से ही फेफड़ों के अंदर हवा आएगी, उन रास्तों से ही फेफड़ों के अंदर से हवा बाहर जाएगी। तो एयर पासेज वे, है ना, इनका जो फंक्शन है, इनके फंक्शन की जो अध्ययन है अपन किसमें करेंगे, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे। रीनल फिजियोलॉजी, सभी जानते हैं रीनल का मीन्स क्या होता है। ठीक है, रीनल का जो मीन्स है वो होता है क्या, किडनी। इंपॉर्टेंट चीज है, 2 करोड़ में बिकती है किडनी, निकालना चाहो तो आप, ठीक है, बेचना चाहो तो। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी। अब देखो बार बार एक वर्ड आ रहा है, स्टडी ऑफ फंक्शन। एनाटॉमी में आ रहा था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें आएगा स्टडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, अपन ने शुरू में ही परिभाषा में ये क्लियर कर दिया था कि एनाटॉमी के अंदर अपन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर की अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और फिजियोलॉजी के अंदर अपन उस ऑर्गन के फंक्शन की क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो रीनल फिजियोलॉजी के मींस इट इज द स्टडी ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अब ये आपको
थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी किया, इसमें तो ना कोई ऑर्गन का नाम आया है ना कोई सिस्टम का नाम आया है, तो ये क्या होती है, तो ध्यान लगेगा, सुनिएगा। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मींस क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल, स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल, यानी सेल के अंदर कोई चेंजेस होगा तो उसका अध्ययन एक्सरसाइज के अंदर किया जाएगा, ठीक है। ऑर्गन फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, organ function of result of muscular activity, ठीक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मीन्स क्या होगा, उसमें एक तो सेल के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे उनका अध्ययन किया जाएगा, साथ ही अगर सेल के अंदर चेंजेस होंगे तो मस्कुलर एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, और ऑर्गन फंक्शन भी क्या होंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो रीनल के अंदर किडनी का क्या फंक्शन है, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर किसका, सेल का चेंजेस, ठीक है ना। चलते अपन अगली ब्रांचेस में, पैथोफिजियोलॉजी, है ना। पैथो मीन्स क्या होता है यहाँ पर, डिजीज, बीमारी ना, किसी बीमारी का अध्ययन अपन किसमें करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या करेंगे, बीमारी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी की। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज, इट इज अ स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस ऑफ एसोसिएट विद डिजीज, यानी अपने शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो गई या हो रखी है तो वो किस प्रकार अपने बॉडी फंक्शन को क्या करेगी, चेंजेस करेगी, तो उसका जो अध्ययन है अपन किसमें करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। तो अपन ने एक एक करके सारी ब्रांचेस डिस्कस की हैं, एनाटॉमी की क्या ब्रांचेस होती हैं, फिजियोलॉजी की क्या ब्रांचेस होती है, ये अपन ने सारे एक एक करके डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देखो अपन न्यू रख रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, छोटी से छोटी चीज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि अपन को आने वाले जो टॉपिक्स है उनमें क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये आज की क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने ये सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ब्रांचेज आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड है बाहर देखने को मिलेंगे। परिभाषा भी आपको आनी चाहिए, अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी परिभाषा भी आनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं, ये अपन सब रखते हैं पीछे, समझ में आगे हो गया। चलते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि बॉडी का किस प्रकार स्ट्रक्चर का जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन होता है किस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होता है, एटम्स जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, मॉलिक्यूल्स के अंदर, अणु परमाणु जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स बड़े, ठीक है। पहले क्या होगा, एटम होगा, फिर मॉलिक्यूल्स होगा, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या बनेंगे, ऑर्गेनेल्स बनेंगे, ऑर्गेनेल्स, नॉट ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स, है ना। ऑर्गेनेल्स बनने के बाद क्या बनेंगी, सेल बनेगी, ऑर्गेनेल्स बनने के बाद क्या बनेगी, सेल बनेगी। देखो पहले एटम, मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स और सेल्स, यानी ठीक है, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, यानी जो सेल के जो पार्ट होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। सेल के जो पार्ट होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। बात करते हैं सेल क्या बनाएंगे, फिर टिश्यू। भाई सेल क्या है, एक ऑर्गेनेल्स का समूह है, और टिश्यू क्या है,
सेल का समूह है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, है ना। और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, बॉडी के अंदर सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव के शरीर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो एटम, मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी, यह है सीक्वेंस, याद होना चाहिए। अगर आप पहली बार एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर आप एनाटॉमी नहीं पढ़ो, ठीक है ना। चलते हैं अपन आगे। बार बार जो वर्ड आ रहे हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, तो एक बार अपन सिस्टम को ही डिस्कस कर लेते हैं ना। इंट्रोडक्शन में आपको सिस्टम के नाम भी याद होने चाहिए। भाई एनाटॉमी पढ़ रहे हो, आपको सिस्टम के नाम भी पता नहीं है, कौन सा सिस्टम है, कौन से ऑर्गन, ये भी पता नहीं है, उनके ऑर्गन का फंक्शन क्या है ये भी पता नहीं है, तो फिर तो बात हो गई, ठीक है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अपन एक एक सिस्टम लेंगे आज। उस सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं और उस सिस्टम का बॉडी के अंदर क्या अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो अपन करेंगे डिस्कस। जैसे एक सिस्टम की बॉडी के अंदर हजारों फंक्शंस हैं, लेकिन अपन जो प्रायर हैं, जो प्रायोरिटी देंगे कि भाई मेन फंक्शन यही है ना। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, है ना। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, स्किन एंड हेयर एंड नेल्स। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन, हेयर और नेल्स का अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और अपन ने उसमें एक एग्जांपल डाल देते हैं अपन, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं उनका भी अपन किसमें स्टडी करेंगे, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर। उन ग्लैंड्स का जो नाम है वो है स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की कि भाई बॉडी में क्या फंक्शन है इस सिस्टम का, है ना। ये फंक्शन का, इस सिस्टम का बॉडी में क्या फंक्शन है, तो फंक्शन भी आना चाहिए। प्रोटेक्ट द बॉडी, इंपॉर्टेंट फंक्शन स्किन का, प्रोटेक्ट द बॉडी। सीधा अगर सरल भाषा में समझा जाए तो क्या है, जो स्किन है वो अपने मानव शरीर का, अपने बॉडी का क्या है, एक सुरक्षा कवच है ना। बॉडी को बचाता है बाहर के एनवायरनमेंट से। बाहर के एनवायरनमेंट मीन्स कभी सर्दी, कभी गर्मी, वर्षा, धूल, मिट्टी, है ना। इन सभी से क्या करता है, स्किन अपने बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। या अपने शरीर पे कोई भी पहले वार आएगा तो कौन सहन करेगा, स्किन सहन करेगी, है ना। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द बॉडी, ठीक है। और स्किन का क्या फंक्शन हो सकता है आपके हिसाब से, हेल्प्स द रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। देखो सही है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, स्किन मेंटेन करता है। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वही अपन अगर फारेनहाइट में बात करते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो स्किन क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट को अपने बॉडी में क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है, ठीक है ना। अपने बॉडी के जो टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है ना। अगला जो फंक्शन है स्किन का वो क्या है, एलिमिनेट द स्वेट वेस्टेज, एलिमिनेट द स्वेट वेस्टेज, यानी अपने शरीर में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो अपना जो स्वेट है, जो अपना पसीना है, वो क्या करती है, स्किन शरीर से बाहर निकालती है, ठीक है ना। कंपैरिजन अपन करते हैं अगर सर्दी और गर्मी का, है ना। तो सर्दी में स्वेट ग्लैंड जो है कंपेरेटिवली कम काम करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, ठंडा होता है। और ग्लूकोज को ब्रेकडाउन के लिए किसकी जरूरत होती है, एक हीट प्रोडक्ट की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो गर्मी में क्या होगा,
टेम्परेचर बाहर का एनवायरनमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बाहर का एनवायरनमेंट ज्यादा होगा तो अंदर का भी वो ज्यादा कर देंगे, उससे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। और ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होगा तो शरीर में क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। और जो हीट प्रोडक्शन है वो अपने पसीने के रूप में शरीर से क्या आता है, बाहर आता है। तो एक शरीर के अंदर जो स्वेट है, जो पसीना है, वो क्या है, वेस्टेज ही है, ठीक है ना। अगला जो फंक्शन है, हेल्प्स टू मेंटेन विटामिन डी, हेल्प टू मेंटेन विटामिन डी, ठीक है। धूप में बैठना चाहिए ना, ये यहाँ से है ना। यानी स्किन का जो फंक्शन है वो क्या करती है, धूप से क्या लेती है, विटामिन डी लेती है। और स्किन विटामिन डी लेकर क्या करती है, अपने शरीर के अंदर विटामिन डी का क्या करती है, फैलाव करती है ना। तो पहला जो सिस्टम हो गया अपना इंटेगुमेंटल सिस्टम, जो ऑर्गन आते हैं स्किन एंड हेयर एंड इट्स नेल एंड स्ट्रक्चर। और वहीं अपन ग्लैंड्स की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। फंक्शन जो हो गए इसके, प्रोटेक्ट द बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है, एलिमिनेट द स्वेट वेस्टेज और हेल्प द मेंटेन विटामिन डी, ठीक है। ये हो गए इसके फंक्शन। अब अगला जो सिस्टम है वो अपन करते हैं डिस्कस, स्केलेटल सिस्टम। सभी जानते हैं कंकाल तंत्र, है ना। मानव क्या एक कंकाल तंत्र का पुतला है, ठीक है। बात करते हैं अपन क्या कि स्किन का एक और फंक्शन होता है, डिटेक्ट सेंसेशन। यानी स्किन अपन को क्या फील करवाता है, टच, है ना। स्किन अपन को क्या फील करवाता है, टच फील करवाता है। यानी कोई अपन को टच करेगा तो अपन बता सकते हैं कि उसके हाथ गर्म है, ठंडे हैं, है ना। तो अपन को क्या फील करवाता है, सेंसेशन, ठीक है ना। बात करते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम की, तंताल तंत्र की। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हो गए अपने, सभी जानते हैं। जो कंकाल तंत्र है वो किन से मिलकर बना होता है, बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। बोन से मिलके बना हुआ होता है। बोन के साथ साथ क्या होते हैं, उसमें जॉइंट्स भी होंगे, है ना भाई। बिना जॉइंट तो मूवमेंट पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और क्या होंगे, कार्टिलेज होंगे, कार्टिलेज होंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गन है, बोन, जॉइंट और कार्टिलेज, ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम के ऑर्गन है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन अपन ये पढ़ रहे हैं, आगे जाके अपन इन सब की अलग अलग क्लास लेंगे, ठीक है। सॉरी भाई, अपन फंक्शन की बात करें कि बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है वो अपन बात करेंगे। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, देखो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। अब चल रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, तो किसका सपोर्ट है अपन को, किसका सहारा है, अपन हड्डियों का सहारा है, जॉइंट का सहारा है ना, ठीक है ना। अगला जो है, प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर मसल्स। बोन्स क्या करती हैं, सरफेस एरिया देती हैं, प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर मसल्स। भाई ऐसा तो है नहीं जो अपने शरीर में जो मसल्स है हवा में लटकी हुई होगी, है ना, पॉसिबल तो नहीं है ना। तो मसल्स जो है किससे अटैच होगी, अपनी बोन्स से अटैच होगी, कॉमन सेंस है ना। तो प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द मसल्स, यानी बोन क्या करती है, जगह देती है किनको, मसल्स को, ठीक है। हेल्प्स द बॉडी मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपने ये स्केलेटल सिस्टम का, है ना। हेल्प्स द बॉडी मूवमेंट, हेल्प्स द बॉडी मूवमेंट, हेल्प्स द बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। हाउस ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, हाउस ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, ठीक है। हाउस ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस द ब्लड सेल, ठीक है। हाउस घर है, क्या है, स्केलेटल सिस्टम घर है किनका, हाउस किनका, कोशिका का,
है ना, इस सिस्टम से ही क्या बनती है, कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टोर मिनरल्स एंड लिपिड्स यानी फैट। जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं किसको, मिनरल्स को और लिपिड्स, फैट्स को। ठीक है, वापिस ब्रीफ में शॉर्ट में देख लेते हैं। जो ऑर्गन है, बोन, जॉइंट और कार्टिलेज। ठीक है, फंक्शन क्या है, सपोर्ट द प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द मसल्स, हेल्प द बॉडी मूवमेंट्स, है ना, हेल्प द बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, हाउस ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, है ना, हमेशा ध्यान रखना अपने जो जो मतलब जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स है, जो कार्टिलेज हैं, है ना, वो बोन में से अपन को क्या प्रोड्यूस होती हैं, ब्लड सेल प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये क्या स्टोर करती हैं, स्टोर मिनरल्स एंड फैट्स। अपन अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्टरी परिचय पढ़ रहे हैं, आगे जाकर आने वाली क्लासों में एक एक सिस्टम लेंगे, उन सिस्टम में एक एक ऑर्गन किस प्रकार उनका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार बॉडी में वर्क करता है, पूरा फिजियोलॉजी का विद डायग्रामेटिक अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास इतनी है कि अपन इनका अपन पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं। अगला जो सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम, देखो नाम में ही है मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम में तो उसमें ऑर्गन क्या होंगे, अब कोई कोई बड़े ऑर्गन हो गए नहीं, है ना, एक ही ऑर्गन होगा, मसल्स ही होंगे, और क्या होंगे। मस्कुलर सिस्टम में तो मसल्स ही होंगे ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स ही होगी, है ना, और तो होंगे नहीं। ठीक है, वही अपन अगर बात करते हैं इनके फंक्शन की, फंक्शन की बात करते हैं कि मस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, तो मस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है वो होता है प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट, प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट। देखो ऐसा तो है नहीं, देखो ऐसा तो है नहीं भाई, ये दो बोन्स है, इन दोनों को ऊपर अटैच करेंगे, जुड़ गई, अब ये तो मूवमेंट इजिली करेंगे, इनके आसपास मसल्स होगी तो ही वो इजिली मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर, क्या है, प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट। अपन अगर चल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं ना, बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मसल्स का जो है इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेबलाइज बॉडी पोजिशन या पोस्चर, स्टेबलाइज बॉडी पोजिशन सॉरी। ठीक है, बॉडी पोजिशन क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। अपन अगर खड़े हैं तो इसमें भी किसका रोल है, मसल्स का रोल है, लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है, बोन कर रही है। ठीक है ना, जनरेट हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं आया है, जनरेट हीट। हीट को क्या करती है, मसल्स जनरेट करती हैं, हीट का क्या करती हैं, जो मसल्स है अपने बॉडी के अंदर क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है ना, वही अपन अगर बात करते हैं अपने अगले सिस्टम की ओर चलते हैं अपन, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अपने बॉडी में जो है नर्वस सिस्टम ही है, नर्वस सिस्टम ही है जो सारे सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है, सारे सिस्टम को क्या करता है, सारे सिस्टम को चलाता है। ठीक है ना, नर्वस सिस्टम क्या, नर्व क्या, नर्व इंपल्स जनरेट करती है बॉडी में, एक अलग ही ऊर्जा जनरेट करती है जिससे कि बॉडी जो फंक्शन है मूवमेंट करती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या हो गया, इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें ब्रेन। नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं, पहला हो गया अपना ब्रेन। ठीक है, दूसरा अपना जो हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगला अपना जो ऑर्गन हो गया वो हो गया स्पेशल सेंसेस। जितने भी स्पेशल सेंसेस होते हैं जिनको अपन सभी जानते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है ना, ये क्या होता है, अपने सेंसरी ऑर्गन होते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, तो इन सब का जो अपन अध्ययन करेंगे वो इसमें करेंगे, नर्वस सिस्टम के अंदर इनका करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, वहीं अपन अगर बात करते हैं इनके फंक्शन की, फंक्शन की बात करते हैं अपन, जनरेट नर्व इंपल्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि जो नर्वस सिस्टम है उनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है,
नर्व इंपल्स को क्या करना है, एक जनरेट करना है टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज, है ना, जनरेट नर्व इंपल्स टू रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है ना। और क्या फंक्शन हो गया, डिटेक्ट द चेंजेस इन बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डिटेक्ट द बॉडी चेंजेस, बॉडी चेंजेस को क्या करता है, नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना। और क्या फंक्शन हो सकते हैं, इंटरप्रेट द चेंजेस एंड रिस्पॉन्स बाय कॉजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रैंडुलर सिक्रेशन, है ना, ये भी किसका फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। चलते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की ओर, ठीक है ना। ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, हार्मोन ग्लैंड्स होंगी, क्या होंगी, हार्मोन ग्लैंड्स। जितनी भी ग्लैंड्स हैं ना, चाहे पीनियल ग्लैंड्स ले लो, थैलेमस ग्लैंड्स ले लो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स ले लो, पिट्यूटरी ले लो, है ना, इन सभी ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होता है, हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो इनका भी अपन में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इनके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होते हैं सीक्रेट द हार्मोन इन द ब्लड, है ना, जैसा कि मैंने अभी बोला ही है कि ये जो है हार्मोन क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट द हार्मोन, हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और सीक्रेट कहाँ छोड़ते हैं बॉडी के अंदर, इनटू द ब्लड। ठीक है, ये जो ग्लैंड है हार्मोन को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं और क्या करती हैं, ब्लड के अंदर क्या करती हैं, इनको छोड़ देती हैं, ठीक है ना। रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटी इन टारगेटेड ऑर्गन, रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटी टू टारगेटेड ऑर्गन। ठीक है ना। चलते अपने अगले सिस्टम की ओर। अगला अपना जो सिस्टम हो गया वो हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या होगा, मेन जो ऑर्गन है वो क्या, हृदय, हार्ट, ठीक है ना। जो दूसरा जो ऑर्गन होगा ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स ब्लड, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। इनका जो अपन स्टडी करेंगे वो किसमें करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। वहीं अपन अगर फंक्शन की बात करते हैं, है ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सुनना आपको, समझना है ना। हार्ट का जो अपना जो बॉडी में फंक्शन है वो क्या होता है, पंप, हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है वो क्या करता है, पंपिंग करता है ना, कैसे, है ना, कांस्टेंट होता है ये, पंप करता है ना। तो पूरे ब्लड को बॉडी में जो सर्कुलेट कौन करता है, अपना हार्ट करता है। जैसे ही वो पंप होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में क्या होता है, प्योर जो ब्लड है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है, और इम्प्योर ब्लड भी क्या करता है, हार्ट वापस अपने पास लेता है, ठीक है ना। ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फूड एंड रिमूव CO2 एंड वेस्टेज फ्रॉम सेल। यानी जो ब्लड है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ना। जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है उसको अपन कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है उससे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यानी ब्लड के दो फंक्शन है ना, कि बॉडी में जहाँ जिसको जरूरत होगी वहां पर उसको पहुंचा देगा, जिस ऑर्गन को खाने पीने की जरूरत होगी तो वो ब्लड वही यही काम करता है ना, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाएगा, वहां पर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, और जिनके पास वेस्टेज होते हैं, भाई जिन ऑर्गन के पास कुछ चीजें वेस्ट होती है तो वो ब्लड क्या करता है, लेके आता है अपने पास वापस, है ना, जैसे CO2 हो गया या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो वापस बॉडी से बाहर निकालता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, या लंग्स के थ्रू हवा बन के CO2 बाहर निकालता है, या पसीने के रूप में बाहर निकालता है। तो ये सारे काम क्या कौन करता है, अपने बॉडी में ब्लड करता है, ठीक है। ब्लड हेल्प टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड अपनी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है ना, अम्ल सार, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अगर अपन बॉडी में एसिड बेस बैलेंस जो है मेंटेन नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कत बॉडी को हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अपने बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है। ब्लड हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, देखो ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन भी ये भी है कि वो बॉडी के अंदर क्या करता है, बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है ना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का, ठीक है। ब्लड कंपोनेंट हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट डिजीज एंड रिपेयर डैमेज ब्लड वेसल्स, समझे आप, यानी जो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, ये क्या करते हैं, बॉडी को डिफेंड करते हैं। किस प्रकार डिफेंड करते हैं, यानी कहीं अपने चोट लग गई है ना, ब्लड आ रहा है, तो वहां पर ब्लड सेल कौन सी, WBC फटाफट जाएगी वहां पर, अपने सैनिक तैयार कर देगी और उस घाव को सही कर देगी, है ना। WBC भी अपने बॉडी में प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन को, है ना। प्लेटलेट का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग, है ना, यानी कहीं से अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है तो अपन उसको अगर 2 से 3 मिनट अगर प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो ब्लड है वहां से आना बंद हो जाएगा। तो वो प्रेस आपने किया, ये फंक्शन आपका नहीं है, वो प्रेस आपने इसलिए किया कि तब तक वो जो प्लेटलेट है वो उस जगह आ जाएगी और अपना फंक्शन करना शुरू कर देगी, और फिर क्या होगा, जो क्लोट जमा के वो ब्लड को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, ठीक है। अगला अपना जो फंक्शंस हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी, ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी जरूरी है, ये सिस्टम अपने शरीर के लिए, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, लिम्फेटिक फ्लूइड्स और लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक फ्लूइड्स और वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स और होती हैं जिनमें ब्लड का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। और क्या होगी, ऑल्सो इंक्लूड स्प्लीन, थाइमस, लिम्फनोइड और टॉन्सिल। अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए टॉन्सिल विच सिस्टम रिलेटेड, तो आपको जो क्वेश्चन है वो क्लिक करना है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल ये किसके ऑर्गन्स हैं, अपने लिम्फेटिक सिस्टम के ये ऑर्गन है। वही अपन बात करते हैं इनके फंक्शन की, है ना। फंक्शन बहुत इसके अच्छे हैं, समझना है एग्जाम की दृष्टि से भी आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फंक्शन, है ना। रिटर्न प्रोटीन एंड फ्लूइड टू द ब्लड, यानी जो बॉडी के अंदर प्रोटीन और फ्लूइड होते हैं उनको ब्लड को क्या करते हैं, वापस रिटर्न करते हैं, ठीक है। कि जितना बॉडी को चाहिए था वो ले लिए, वापस ब्लड को दे रहे हैं, है ना, कि भाई अपन को इतनी जरूरत है, ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा होगा तो फिर ये, अगर बॉडी ब्लड कहेगा नहीं आप रख लो तो फिर रखने से क्या होगा, फिर फैट हो जाएगा, है ना। एक्सेस लिपिड फ्रॉम GIT ट्रैक्ट टू द ब्लड, यानी जितने भी लिपिड्स होते हैं क्या से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड तक, वो कौन काम करता है, लिम्फेटिक, है ना, फ्लूइड। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज से भी अपन को क्या करता है, ये बचाता है सिस्टम कौन, लिम्फेटिक और इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। अगला अपना जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो अब देखो आप ही बताओगे रेस्पिरेटरी मीन्स क्या होता है, सांस लेना। सांस लेने में शरीर में कौन कौन से ऑर्गन काम में ले जाते हैं,
है ना। कौन कौन से, सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखो नाक से सांस लेते हैं, है ना, सीधा है नहीं, अपन फेफड़ों से सांस ले लेंगे, है ना। फेफड़े के पास जाने के लिए कुछ पाथवे, कुछ रास्ते होते हैं ना। तो पहला जो रास्ता है, जो अंदर हवा किसके माध्यम से जाएगी, नाक के माध्यम से जाएंगी। तो पहला ऑर्गन क्या हो गया इसका, नोज, ठीक है। नोज के बाद अगला जो है फेरिंग्स, फेरिंग्स और लेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स और लेरिंग्स, जिसको अपन बोलते हैं श्वसन नली या और आहार नली, ठीक है। उनके बाद किसमें, ट्रेकिया में जाएगी, है ना। ट्रेकिया के बाद लंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। तो ये जो ऑर्गन किसके हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स किसके ऑर्गन्स हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है ना। वही अपन अगर बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन आप ही बताओगे, है ना। पहला फंक्शन तो आप सभी को पता है, क्या है कि ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम O2 को तो लेता है और CO2 को क्या करता है, छोड़ता है, सिंपल है ना। दूसरा जो फंक्शन क्या है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। देखो एसिड बेस बैलेंस बॉडी में कैसे मेंटेन होगा, O2 और CO2 से ही होगा ना। अगर बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रॉपर होगा, वर्क नहीं करेगा, तो बॉडी में या तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी या CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि क्या क्रिएट करेंगे, इम्बैलेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, है ना। हेल्प टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड ऐसा नहीं माइक से बोल रहे हैं, है ना। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे वोकल कॉर्ड, है ना, ये जो साउंड प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लंग्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। लेरिंग्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। हृदय से साउंड प्रोड्यूस, मतलब हृदय से तो आवाज आ नहीं रही है, पेट से तो आवाज आ नहीं रही है ना। यह हड्डियों से आवाज तो आ नहीं रही है। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें जो फंक्शन काम करेगा, कौन सा काम करेगा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा। उसमें भी कौन सा, वोकल कॉर्ड, अपने जो गले में है वोकल कॉर्ड होते हैं, जिसका जो फंक्शन होता है प्रोड्यूस साउंड। जब अपन ये सिस्टम ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो हम एक एक ऑर्गन अपन डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी एनाटॉमी होती है, क्या इनकी फिजियोलॉजी होती है, और किस प्रकार ये बॉडी में काम करते हैं, किस प्रकार अपन की आवाज निकलती है ना। कौन से जो नर्व हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और अगर वो नर्व अगर काम नहीं करते अपन की आवाज भी बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन आने वाली क्लासों में ये भी अपन डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम सभी जानते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, डाइजेस्ट करना, किसको, खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऐसा तो है नहीं अपन ने खाना सीधा लिया और पेट में डाल दिया, नहीं है ना। जिस प्रकार सांस अपन सीधे फेफड़ों से नहीं ले सकते हैं, नाक, लेरिंग्स, ट्रेकिया के माध्यम से लंग्स में जाएगी, उसी प्रकार खाना भी सीधा पेट में अपन नहीं डाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो ऑर्गन होगा वो होगा अपना माउथ। सबसे पहला जो ऑर्गन होगा वो होगा अपना माउथ। माउथ के बाद जो अगला ऑर्गन होगा वो होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस। इसोफेगस के बाद स्टमक, है ना। फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस और एसरी ऑर्गन के रूप में हो गए अपने सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गोल ब्लैडर और पेनक्रियास। यानी सबसे पहले खाना अपने मुंह में लेंगे अपन, मुंह के बाद फेरिंग्स, फिर आहार नली के माध्यम से खाना कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। पेट में क्या करेगा, जो खाना है वो अब्सॉर्ब होगा, अपने बॉडी को जिसकी नीड होगी, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिनरल्स है, वो बॉडी क्या कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी। फिर जो बच जाएगा खाना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर लेगी, उसको जो चाहिएगा, नीड होगी, जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो ले लेगी और उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगी, फिर वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये अपना बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे इसमें हो गया सैलिवरी ग्लैंड्स। ऐसा है नहीं खाना सीधा डाला मुंह में और से चला गया। अपन मुंह में चबाते हैं किसी खाने को, क्यों चबाते हैं, ताकि अपने मुंह में जो लार्वा है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, वो उस खाने को क्या करेगी, लपलपा बना देगी, जिससे कि वो अपनी बॉडी के अंदर इजीली वो मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। गोल ब्लैडर हो गया, ठीक है, पेनक्रियास हो गया, ये भी क्या इसके एक्सरी ऑर्गन है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शन की, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन की अपन बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। तो
पहला जो फंक्शन है फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी देखो फिजिकल भी उसका फूड का क्या करती है, ब्रेकडाउन करती है, और केमिकल भी क्या करती है, फूड का ब्रेकडाउन करती है ना। अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट बता दिया मैंने आपको, शरीर को जिस चीज की जरूरत होगी वो जो न्यूट्रिएंट है वो अब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। एलिमिनेट सॉलिड वेस्टेज, जो सॉलिड वेस्टेज होगी उनको क्या करेगी, फिशिस के थ्रू, एनिस के थ्रू बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये हो गए इसके फंक्शंस। अब बात करते हैं अपना यूरिनरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है यूरिनरी सिस्टम, ये नहीं होगा तो सारा जो है शरीर ठप हो जाएगा, ठीक है ना। इस फंक्शन का भी काम करना जरूरी है। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं वो क्या क्या है, किडनी है, यूरेटर्स हो गए है ना, ये किडनी हो गई, ये यूरेटर्स हो गए, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यानी जिसको अपन बोलते हैं मूत्राशय, जहां पर जो मूत्र है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है, और यूरेथ्रा जिसके माध्यम से जो यूरिन है अपनी बॉडी से बाहर आता है। तो ये ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना। दोनों चीज पढ़ रहे हैं अपन, ऑर्गन्स भी पढ़ रहे हैं और फंक्शन भी पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूस, स्टोर और एलिमिनेट यूरिन, यानी देखो यूरिनरी सिस्टम ही क्या करेगा, यूरिन को बनाएगा, यूरिनरी सिस्टम में क्या करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा, और यूरिनरी सिस्टम क्या करेगा, यूरिन को बाहर निकालेगा, ठीक है। एलिमिनेट वेस्टेज, रेगुलेट वॉल्यूम, जो वेस्टेज होंगे उनको क्या करेगा, बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। और जो वॉल्यूम है उनको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ठीक है ना। हेल्प्स टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ फ्लूइड बॉडी कैविटी, मेंटेन बॉडी मिनरल्स बैलेंस, बॉडी का जो मिनरल बैलेंस है वो भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। हेल्प्स टू रेगुलेट प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल, है ना। ये जो है अपने बॉडी के अंदर आरबीसी को प्रोड्यूस करने में क्या करेंगे, अपनी हेल्प करेंगे, ठीक है। समझना है आपको बस ये, जब अपन एक सिस्टम पढ़ेंगे तब डिटेल्स डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले अपन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। तो सबसे पहले अपन मेल का क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। तो मेल के अंदर टेस्टिस, स्कोट्रम और ए सिस्टम ऑफ डक और पेनिस, ये किसके पार्ट हो गए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। वही अपन अगर बात करते हैं फंक्शन की, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, तो द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी जो टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और सीक्रेट क्या करता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। हमेशा ध्यान रखना, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल के अंदर होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है फीमेल के अंदर ये हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। स्कोट्रम जो होता है वो सपोर्ट करता है किसको, टेस्टिस को। अब बात करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो ओवेरिस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, है ना, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया। एसेसरी ऑर्गन में अपन पढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड्स। ये जो सारे जितने भी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। जब अपन आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे तो एक एक ऑर्गन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन इतना इनका नॉलेज है जो अपन पहले से वो देख रहे हैं कि किस प्रकार इनके क्या ऑर्गन होते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या फंक्शन है ये देख लेते हैं अपन। ओवेरी प्रोड्यूस ओवम, जो ओवेरीज होते हैं वो ओवम को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है। जो ओवम आगे जाके किससे पेनिट्रेट होता है, स्पर्म से, जिससे कि क्या होता है, जाइगोट बनता है और उससे एक फीटस से का निर्माण होता है। सीक्रेट हार्मोन, जैसा मैंने बता दिया फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर ये दो हार्मोन अगर इम्बैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं जो उस महिला को है आगे जाके प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्रस जो है एक साइट है, एक जगह है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है किसका, बच्चे का। बच्चे का कहाँ रहेगा, यूट्रस के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। और जो यूट्रस है वो किसमें काम आता है, उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, बच्चे को रखने के लिए, और लेबर के दौरान बच्चे को वापस बाहर निकालने के लिए यूट्रस काम आता है। क्योंकि उस समय 9
मंथ कंप्लीट होने के बाद यूट्रस के अंदर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि बच्चा जो है डाउनवर्ड आता है और उसकी डिलीवर्ड होती है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं किसके हैं, यूट्रस के फंक्शन है। वही अपन अगर बात करते हैं वेजाइना इज पाथवे ऑफ चाइल्ड बर्थ, वेजाइना एक रास्ता है बच्चे को बाहर निकालने का, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड्स सीक्रेट द इजेक्ट मिल्क और नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी जो मेमोरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, और जो जिससे कि बच्चों को क्या मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं, अपन ने जितने भी सिस्टम थे अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। उन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, है ना, उन सिस्टम के क्या क्या बॉडी में फंक्शन है, ये अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं एक परिचय के रूप में। एक एक 5-5 मिनट में अपने डिस्कस कर लिए हैं। जब एक एक सिस्टम उठाएंगे तब एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपके सारे डाउट तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, देखो अपन ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की परिभाषा पढ़ ली है इंट्रोडक्शन के रूप में, फिर इन दोनों की ब्रांचेस पढ़ ली हैं, फिर अपन ने एक स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, किस प्रकार एटम, मॉलिक्यूल्स, है ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यू, है ना, किस प्रकार की बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये भी डिस्कस कर लिया है। और अपन ने जितने भी 10 से 12 सिस्टम है सारे अपन ने एक परिचय के रूप में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं बॉडी पोजिशन की। इंपॉर्टेंट चीज है ये एनाटॉमिकल पोजिशंस हैं, ठीक है। तो बॉडी इरेक्ट पोजिशन जो है कुछ इस प्रकार रहेगी, अपने जो दोनों हाथ हैं वो फैले रहेंगे, जो पाम है जो सामने रहेगी, और जो टोज हैं अपने जो एडिया है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी, और जो अपने फुट फिंगर है वो एक दूसरे से सेपरेट रहेगी, इस प्रकार, ठीक है ना। वही अपन बात करते हैं आईज और फेस लुकिंग फॉरवर्ड, है ना। इसमें क्या होगा, आईज और फेस क्या होगा, अपन सामने की ओर देखेंगे, ठीक है। पाम फॉरवर्ड होंगे, फिट टुगेदर, और टोज फॉरवर्ड, जो मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है ना। ये होगी अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन, है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया। ना अच्छा मुझे पेंटिंग आती नहीं है, लेकिन देखो जो ये ह्यूमन बॉडी है, हाथ जो है सामने रहेंगे, पाम ऐसे खुले रहेंगे, है ना, जो टोज हैं वो कनेक्ट रहेगी, और उसकी जो फुट फिंगर है वो एक दूसरे से टुगेदर रहेगी, है ना। इसको अपन बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है ना। अगली जो पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। अब आप जब तक मेडिकल फील्ड में रहोगे, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ये जो वर्ड है आपको बार बार देखने को मिलेंगे। जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे तब भी आपको ये सारे जो इंस्ट्रक्शन के रूप में डॉक्टर देंगे कि पेशेंट को आप प्रोन पोजीशन दो, पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन दो। तो ये जो वर्ड है आपके कानों में बार बार लंबे समय तक, आजीवन तक गूंजने वाला है। तो बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की, यानी बॉडी लेइंग फेस अप, यानी सीधा सोना। बॉडी लेइंग मींस बॉडी लेटी हुई है, फेस सीधा है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। और अगर बॉडी उल्टी सो रही है, फेस डाउनवर्ड है, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोन पोजीशन, ठीक है। तो ये होगी लेइंग फेस अप और लेइंग फेस डाउन, ठीक है। 2 पोजीशन है, आपको आनी चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं रीजनल नेम्स। मैंने अभी जब अपन पढ़ रहे थे ब्रांचेस, उसमें एक आया था एनाटॉमी की ब्रांचेस पढ़ रहे थे, रीजनल एनाटॉमी ना। तो उसी के ऊपर अपन पढ़ लेते हैं कि बॉडी में कुछ ऐसे कौन से रीजन होते हैं, है ना। तो द प्रिंसिपल रीजन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर, जो मेन जो रीजन होते हैं, अपना हेड, फिर चलता अपन नेक, फिर ये अपना पूरा ट्रंक, गर्दन से लगाकर पेल्विक कैविटी अपना पूरा ट्रंक, अपर लिम्स में हो गए अपने दोनों हैंड्स, और लोअर लिम्स के अंदर हो गए अपने दोनों पैर, लेग्स, ठीक है ना। तो ये जो है रीजनल नेम्स हो गए, यानी इनकी अगर अलग अलग स्टडी करेंगे तो किसमें करेंगे अपन, रीजनल एनाटॉमी के अंदर अपन करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अपन हेड की, कि हेड में क्या क्या आता है, हेड में क्या क्या आता है ना। खाली दिमाग तो होता नहीं है, दिमाग में कुछ ना कुछ भरा होता है सबके, ठीक है ना। तो हेड इज कंसिस्ट ऑफ द स्कल एंड फेसेस,
यानी जो हेड है वो स्कल और फेस से मिलके बना होता है ना। हेड तो ये नहीं कि जो सामने वाले सब वही हेड है, नहीं, हेड ये अपना स्कल वाला पार्ट और ये पूरा फेस, इससे मिलके क्या बना होता है, हेड। ठीक है, तो स्कल में अपने सारे बोन्स आ गई, टेम्पोरल आ गई है ना, ऑक्सीपिटल आ गई, फ्रंटल आ गई, लेमनोइड आ गई, स्क्वैमोस आ गई, जितने भी बोन्स होते हैं अपने स्कल की वो सारे आ गई। वही फेसेस के अंदर अपने आईज आ गए, ईयर आ गए, नोज, माउथ, चिन, ये सारे अपने किस में आएंगे, फेसेस के अंदर। तो ये कंप्लीट इनसे मिलके क्या बना हुआ होता है, हेड। वही अपन अगर बात करते हैं नेक, कि नेक का क्या काम है अपने बॉडी के अंदर, तो नेक का अपना जो काम है बॉडी का, इट सपोर्ट हेड एंड अटैच टू द टंग। यानी जो गर्दन है, जो नेक है ना, इसका जो काम क्या है, अपने हेड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। देखो अपन अगर हेड को घुमाएंगे तो इसमें भी गर्दन का रोल है, हेड को नीचे करेंगे तो भी गर्दन का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कई बार कुछ होते हैं नेकलेस, है ना, नेकलेस होते हैं, वुमन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, अभी क्या गर्दन होगी, ठीक है ना। तो नेक जो है सपोर्ट किसको करती है, हेड को, और किससे अटैच रहती है, ट्रंक से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्रंक के बारे में। ट्रंक है ना, ट्रंप नहीं, ट्रंक। एक तो वो ट्रंप तो हो गए अपने राष्ट्रपति जी अमेरिका के, अपने एक शरीर में होती है ट्रंक, है ना, ये देखो होगी ट्रंक। इस ट्रंक को अपन ने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 भागों में अपन ने इस ट्रंक को बांट दिया, और 3 भागों का नाम ये है, चेस्ट, अब्डोमिनल और पेल्विक। ठीक है, हेड, नेक। अब ये अपना जो पूरा हिस्सा है, इसको अपन ने 3 भागों में बांट दिया, चेस्ट, अब्डोमिनल और पेल्विक। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बना होता है, ट्रंक बना होता है। ठीक है ना, फिर अपन बात करते हैं अपर लिम्स की। यानी अपर लिम्स के अंदर क्या आएंगे, अपने अपर लिम्स के अंदर अब दोनों हाथ आएंगे। अब ऐसा है नहीं दोनों हाथ में दोनों हाथ ही हैं, अब हाथ में क्या, फिंगर्स भी हैं, थंब भी है, पाम भी है, व्रिस्ट भी है, एल्बो भी है ना, अपर आर्म भी है, शोल्डर भी है। तो इन सबसे मिलके क्या बना होता है, अपर आर्म होता है। वहीं अपन अगर बात करते हैं लोअर लिम्स की, लोअर लिम्स में दोनों पैर तो आएंगे आएंगे, लेकिन दोनों पैर के जितने भी नाम है क्या है, जैसे अपने फुट हो गए, एंकल, लेग्स, नी, थाई, बटक्स, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, लोअर लिम्स। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, तो अपन टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। जब तक मेडिकल में फील्ड में आप रहोगे, ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी, और इन टर्म का मतलब आपको आना चाहिए, क्या क्या मीनिंग होना चाहिए, जरूरी है आना आपका। ठीक है ना। तो सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स सुप्रीम, है ना, सुपीरियर यानी अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी किसी भी स्ट्रक्चर का अगर अपर पार्ट होगा तो उसको बोलेंगे अपन सुपीरियर। अब ऐसा तो आपको समझ में आएगा नहीं, मैं सबका एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सुपीरियर का जो एग्जांपल है, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर, है ना, हार्ट जो है लिवर के क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है ना, हार्ट जो है, जो लिवर के क्या होता है, ऊपर होता है। इससे समझ आएगा आपको। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूं भाई कि नेक, हेड और ट्रंक में आप बताइए सुपीरियर क्या है, तो इसमें आप बोलोगे जो हेड है वो नेक के सुपीरियर है ना, जो नेक है वो टंग के सुपीरियर है। ठीक है, सिंपल। इंफीरियर मींस नीचे, सिंपल। द स्टमक इंफीरियर टू द लंग्स, ये फेफड़ों हो गए, फेफड़ों के नीचे क्या होता है, स्टमक होता है। तो फेफड़ों के नीचे क्या है, स्टमक है। ठीक है ना। एंटीरियर मींस सामने। ठीक है, तो एंटीरियर मींस होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी, है ना, उसको अपन बोलते हैं एंटीरियर। और वहीं अपन बात करते हैं पोस्टीरियर की, यानी बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, फ्रंट ऑफ द बॉडी और फ्रंट ऑफ द बॉडी और बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट टर्म की,
नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। मीडियल और लेटरल, है ना, यानी नियर टू द मिड लाइन, यानी जैसा कि ये अपने हो गया हाथ, ये हो गया पंजे, ये हो गया अपना एल्बो जॉइंट, तो ये एक मिड लाइन है ना, तो इसको अपन बोलेंगे मीडियल। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे मीडियल, है ना। एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन लेटरल की, यानी ये तो हो गया मीडियल। अब इसमें अगर लेटरल आपको पूछ लें तो लेटरल क्या होगा, ये वाली चीज, यानी मीडियल के जो साइड में है वो क्या है, लेटरल है। अपने बीच में क्या है, ये स्टर्नम है, और जो रिब्स जो है ये क्या है, लेटरली है स्टर्नम के, है ना, ऐसा समझना आपको। नोज क्या है, मीडियल है, आइस क्या है, लेटरल है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है प्रोक्सिमल, यानी नियरेस्ट पार्ट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, यानी लिम्स जो होती हैं अपनी हेड, लिम्स जो होती है अपनी हैंड और लेग्स की। अब अगर अपन को पूछ ले कि हैंड के अंदर प्रोक्सिमल पार्ट कौन है, प्रोक्सिमल मीन्स नियरेस्ट, तो लिम्स है, नियरेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, अपना हैंड हो गए, है ना, ये फिंगर्स हो गए, पाम हो गए। वही अपन अगर डिस्टल पार्ट पूछ ले यानी लॉन्ग, तो वो हो जाएगा अपना शोल्डर हो जाएगा। ठीक है ना, ये मान लो कोई मेन पार्ट है। ठीक है, ठीक है, अब अपन को इससे इसका रिलेशन करना है, मेन तो यही है। अब अगर इससे ये दूर है तो ये हो जाएगा डिस्टल, और अगर ये इसके पास में तो ये हो जाएगा प्रोक्सिमल। ठीक है, प्रोक्सिमल डिस्टल कर लिया, डिस्टल कर लिया। अब अपन चलते हैं आगे, सुपरफिशियल। सभी को पता है सुपरफिशियल का मीन्स क्या होता है ना, जब अपन तैयारी करते तो अपन नहीं बोलता है भाई एक बार सुपरफिशियल देख लेते, ऊपर ऊपर देख लेते, ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे, तो अपन भी अपने शरीर को एक बार सुपरफिशियली अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यानी इसका एग्जाम्पल है द रिब्स आर सुपरफिशियल ऑफ द लंग्स। लंग्स किससे कवर होते हैं, रिब्स से, तो सीधी बात है जो लंग्स जो है रिब्स से कवर रहते हैं, तो रिब्स क्या होगी, लंग्स के सुपरफिशियल होगी, है ना। अपनी बॉडी के सुपरफिशियल कौन सा पार्ट है, स्किन ही है। ठीक है ना, वही अपन अगर बात करते हैं डीप, इसका जस्ट ऑपोजिट है, नहीं डीपली पढ़ाई करेंगे, सुपरफिशियली पढ़ाई अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो द रिब्स आर डीप टू द स्किन एंड चेस्ट आर द बैक, यानी जो रिब्स हैं वो क्या है, डीप है किसके, स्किन के, यानी स्किन तो सुपरफिशियल है, और अब अगर डीप की अगर बात करेंगे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन डीप भी हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने सुपरफिशियल और डीप। अब अपन बात करते हैं रीजंस ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। जब अपन कोई भी यूएसजी अपन देखते हैं तो उसमें रीजंस को लेके भी काफी कुछ लाइन होती हैं, तो अपन को अगर रीजन पता नहीं होंगे तो यूएसजी अपन रीड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो रीजन भी आपको आने चाहिए। जब भी आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी आप अगर एग्जामिन करोगे उसके कौन सा मंथ चल रहा है ना, बेबी अप पे डाउन है, उस समय भी आपको रीजन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो बेबी है वो ग्रोथ कहाँ करेगा, अब्डोमिनल रीजन में करेगा, ऐसा तो है नहीं जो बेबी है वो चेस्ट में चला जाएगा, है ना, पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए अपन को रीजन के बारे में भी आना चाहिए। तो अपन पढ़ रहे हैं अब्डोमिनल कैविटी के रीजंस, नॉट पेल्विक और थोरेसिक। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर होगा सेंटर में क्या होता है, अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से अपन इसको करेंगे डिस्कस, अम्बलाइकस, है ना। अब बात करते हैं अम्बलाइकस जो होगा अपना सेंटर पॉइंट। अब बात करते हैं अम्बलाइकस से जस्ट ऊपर हो गया एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक, और अम्बलाई के जस्ट नीचे हो गया हाइपोगैस्ट्रिक। ऊपर है तो एपी, नीचे है तो हाइपो, कोई कंफ्यूजन नहीं, हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, वहीं अगर अम्बलाइकस की साइड की बात करें तो क्या होगा, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट लंबर। वहीं अपन अगर इधर की बात करें तो राइट लंबर। ठीक है, अब बच गए ये चार कॉर्नर, है ना। तो उसमें क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक के अंदर अपने यहाँ हो गए पेल्विक रीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट इलियक फोसा ही है ना। तो लेफ्ट इलियक फोसा और राइट इलियक
फोसा, ठीक है। और ऊपर जो पार्ट हो गया अपना, ऊपर, हाँ ऊपर जो पार्ट हो गया वो अपना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, हाँ हेलो हेलो, हाँ क्लास ले रहे हो, 10 मिनट खोल रहे हो, लेफ्ट लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रिटिक, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिटिक, ठीक है। ये रीजन है आपको आने चाहिए, अब्डोमिनल कैविटी जितने भी रीजन है आइए आपको आने चाहिए, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो है कौन सा, कैविटीज ऑफ बॉडी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी जो पिछला सीएचओ का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि बॉडी के अंदर कितनी कैविटी होती हैं। तो बॉडी के अंदर कितनी कैविटी होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती है, 5, 6 कितनी होती हैं। तो सभी ने लगभग 3 क्लिक किया क्योंकि सभी को 3 नहीं पता था, है ना, थोरेसिक, अब्डोमेन और पेल्विक। जो राइट आंसर था वो था 4, यानी कि 4 जो अपने बॉडी में क्या होती है, कैविटी होती है। तो पहली कैविटी होगी क्रेनियल कैविटी, दूसरी थोरेसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो ये बॉडी के अंदर टोटल 4 कैविटी होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्रेनियल कैविटी के बारे में। यानी क्रेनियल कैविटी जो है किससे बनी होती है, क्या कंटेंट रहता है इसमें। तो क्रेनियल कैविटी बात करते हैं अपन क्रेनियल कैविटी की, तो क्रेनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन, इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ स्कल। यानी जो क्रेनियल कैविटी है जो कि स्कल बोन से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। उसमें एंटीरियरली बात करते हैं तो फ्रंटल बोन एक होती है, पोस्टीरियरली बात करते हैं तो ऑक्सीपिटल बोन एक होती है, लेटरली अपन अगर बात करते हैं तो टेम्पोरल बोन, सुपीरियरली अपन बात करते हैं तो पैराइटल बोन, और इंफीरियरली बात करते हैं तो अपन स्पेनॉइड और एथेनॉइड जो बोन होती हैं अपने क्रेनियल कैविटी से मिलके बनी हुई होती हैं। वहीं अपन अगर बात करते हैं नेक्स्ट अपनी जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, इन सभी कैविटी को अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ मुझे सुनना है और समझना है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, इट्स बाउंड्रीज फॉर्म बाय ए बोनी फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिंग द मसल्स। यानी जो थोरेसिक कैविटी है एंटीरियर में क्या होगा, स्टर्नम होगा, एंटीरियर में स्टर्नम होगा, इंटरकोस्टल कार्टिलेज होंगे, रिब्स होंगे। वही अपन बात करते हैं पोस्टीरियर के अंदर वर्टिबल ब्रा होंगी, लेटरल की अगर बात करते हैं तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होंगे, ठीक है ना, इंटरकोस्टल मसल्स भी होंगी, ठीक है ना। सुपीरियर की अपन बात करते हैं तो सुपीरियर क्या होगा, नेक होगा, और इन्फीरियर की बात करते हैं तो डायफ्राम होगा। डायफ्राम के बाद अपना कौन सा पार्ट हो जाता है, अब्डोमिनल पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अब्डोमिनल कैविटी। यानी अब्डोमिनल कैविटी तो रीजन होता है, अपने जो रीजन है वो अपन डिस्कस कर लिए। अब अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि एब्डोमिनल सुपीरियर कौन सा होता है तो डायफ्राम होता है, इंफीरियर में कौन सा होता है, इट्स कंटेन विथ पेल्विक कैविटी मसल्स इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल, है ना। जो इंटीरियर में क्या होता है, अब्डोमिनल मसल्स होती है सामने की ओर जो अब्डोमिनल वॉल कहलाती है अपन को। पोस्टीरियर में लंबर वर्टिब्रा और लेटरल में लोअर रिब्स होते हैं, ठीक है। अब्डोमिनल कैविटी क्या क्या कंटेन करती है, लिवर, स्टोमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, 2 किडनीज, यूरेटर्स और 2 एड्रिनल ग्लैंड जो हैं अब्डोमिनल कैविटी क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। वहीं अपन अगर पेल्विक कैविटी की बात करते हैं, तो पेल्विक कैविटी के सुपीरियर में तो होगा अपना अब्डोमिनल कैविटी और इंफीरियर में होगा अपने लोअर लिम्स, ठीक है। 2 मिनट्स, ठीक है ना। तो अपन ने आज की क्लास में इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, और मैं जानता हूं कि आप सभी का जो है हेडेक होने लग गया होगा, लेकिन ये जो अपन को डिस्कस करना जरूरी था। कल से अपन जो है एक एक टॉपिक लेंगे और ब्रीफली अपन करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए धन्यवाद।